Good morning, all of you. Today we are going to study the respiratory system, the third part of the respiratory system. पहले दो पार्ट में हमने जो हमारा श्वसन तंत्र है उसकी हमने एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी पढ़ ली. हमने देखा था कि the respiratory system could be divided into two parts, the upper respiratory system and lower respiratory system. हमने उसकी पढ़ ली. Now we are going to discuss the mechanism of breathing actually. In this part we would be discussing the process of breathing, process of the ventilation of air, how the air goes in and how the air goes out, how the air carrying oxygen goes inside the lungs and how the air carrying excess of carbon dioxide that leaves the lung and it is forced out or thrown out from our body through nasal cavity. ये जो श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया है, सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया, इसको हम ब्रीदिंग कहते हैं और इस ब्रीदिंग पे हम आज कंसंट्रेट करेंगे. जो इंटरनल रेस्पिरेशन है या जो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं. We are simply going to discuss the breathing process or the process of ventilation of the gases in the respiratory system in today's class. So the respiration can be divided into two parts roughly. One is external respiration, इसको जो हम बाह्य श्वसन कहते हैं, और दूसरा है इंटरनल रेस्पिरेशन. इंटरनल रेस्पिरेशन में तो खैर होता यह है कि कोशिकाएं ऑक्सीजन लेती हैं और फिर वो श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है जिसके बाद की कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और निकलता है. तो ये कोशिकीय श्वसन है. ये हम ब्रॉडली हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने कार्बोहाइड्रेट की फिजियोलॉजी पढ़ी थी. जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें मेनली हमें यही पढ़ना होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और उसके बाद हम ये देखेंगे डिफ्यूजन कैसे होता है गैसेस का. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जो हमारा बाह्य श्वसन की क्रिया है. उसके पहले पार्ट पे हम चर्चा करेंगे आज. ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हम अगले पार्ट में करेंगे. So the respiration could be divided into three stages. One is pulmonary ventilation, यानी कि ब्रीदिंग जिसको हम कहते हैं, कि हवा कैसे फेफड़ों में जाएगी और फेफड़ों में जो जमा हुई हवा, जो कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में जमा हो गया हमारे ब्लड के द्वारा डिस्चार्ज करने से या ब्लड के द्वारा जो डिफ्यूजन के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ा गया वो कैसे बाहर आएगा. तो ये जो गैस का जाना और आना, सांस का लेना और छोड़ना, ये हमारे प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग है. फिर क्या होता है कि जब एक बार ऑक्सीजन पहुंच जाता है तो मेम्ब्रेन और कैपिलरी के बीच में ये होता है गैस का डिफ्यूजन होता है. ये हम टू सम एक्सटेंट हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि जब हम एनाटॉमी पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं लंग्स में, यानी फेफड़ों में जो रक्त केशिकाएं होती हैं, उसके जो एंडोथीलियल वॉल्स होता था और फिर हमारे लंग्स के जो एल्वियोलाई होते थे, जो कुपिकाएं होती थी, उसका एक स्क्वामस एपिथेलियम का लेयर होता था. बस यही दोनों लेयर होता था जिसके अक्रॉस की ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होता था. ये किस प्रकार से मेम्ब्रेन के क्रॉस होता है ये हम टू सम एक्सटेंट जान चुके हैं कि कैपिलरीज में कैसे होता ये है कि जो हवा फेफड़े की कुपिकाओं में होती है, फेफड़ों के एल्वियोलस में होती है, वहां से डिफ्यूज करके ब्लड में चली जाती है और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो किस प्रकार से डिफ्यूज होकर के उन कुपिकाओं में आ जाती है. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. ये गैसों के विसरण का भाग है या गैसों का विसरण कैसे होता है ये मैकेनिज्म है. और फिर एक दूसरी चीज होती है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, कि एक बार जब ब्लड में ऑक्सीजन लोड हो गया, फिर वो ऑक्सीजन लोड हो करके रक्त परिसंचरण के जरिए किस प्रकार से विभिन्न टिश्यूज तक पहुंचते हैं उसकी बात हम करते हैं. तो ये होता है बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो डिफ्यूजन होता है तो एल्वियोलर कैपिलरीज में होता है, जो फेफड़ों के जो कुपिकाओं में जो केशिकाएं हैं वहां हो रहा है. और फिर जब ब्लड चला जाता है टिश्यूज के कैपिलरी बेड में तो वहां गैस का एक्सचेंज होता है. जाहिर सी बात है कि यहाँ एल्वियोलर कैपिलरीज में क्या होगा कि ऑक्सीजन की लोडिंग होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की अनलोडिंग होगी.
इसका ठीक उल्टा पार्ट वहां होगा। वहां क्या होगा कि ब्लड जो है वो अपना ऑक्सीजन अनलोड करेगा टिश्यूज को, और टिश्यूज में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी लोडिंग करेगा। तो इस प्रकार से ब्लड जो है किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, ये उस पार्ट में पढ़ेंगे जो प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो सो द मैकेनिज्म ऑफ पल्मोनरी वेंटिलेशन, तो पहली चीज तो ये होती है कि जो प्रेशर डिफरेंस होता है, प्रेशर डिफरेंस, उससे पहले हम देख लें पल्मोनरी वेंटिलेशन है क्या। ये देख रहे हो आप, ये फेफड़ा बना हुआ है, यानी कि लंग्स बने हुए हैं, ये ब्लड है और ये टिश्यूज है, तीन चीजें हैं। तो लंग से गैस डिफ्यूजन के जरिए ऑक्सीजन लोड हुआ किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, जो अभी चर्चा हम कर रहे थे। फिर कार्बन डाइऑक्साइड क्या बोल गया मैं, ये जो लंग्स का जो ऑक्सीजन था ये ब्लड में लोड हो गया। सो द ब्लड इज नाउ लोडेड विथ ऑक्सीजन। नाउ दिस ब्लड विल कैरी दिस ऑक्सीजन टू द टिश्यूज। वहां फिर गैस का डिफ्यूजन हुआ और ऑक्सीजन इज लोडेड इनटू द कैपिलरी बेड ऑफ टिश्यूज, यानी कि ऊतकों का जो केशिकाओं का बेड है, केशिकाओं का जाल है, वहां पर ये ऑक्सीजन जो है अनलोड हो गया, और फिर वहां जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो पुनः ब्लड में आ गया, और ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड फिर से लंग्स में आ गया। ये सिंपल सा प्रोसेस है, यू ऑल अंडरस्टैंड दैट। अब देखिए जो फेफड़े की संरचना है, तो पीछे ये बना हुआ है क्या, मेरुदंड है, और ये यहां पर क्या आपको पता है कि यहां पर इस प्रकार से पसलियां लगी होती हैं। ये पसलियां हैं, पसलियों को सामने जो हड्डी पसलियों को जोड़ता है इसको स्टर्नम कहते हैं, आप जानते हो। नीचे डायफ्राम लगा हुआ है। तो जब सांस लेने की प्रक्रिया होती है तो डायफ्राम नीचे जाएगा, और ये जो रिब्स और स्टर्नम है ये थोड़ा सा ऊपर उठेंगे। इससे क्या होता है कि जो बीच का जो ये स्पेस है ना, ये स्पेस जिसको मैं इंगित कर रहा हूं, ये स्पेस यहां का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब आपने बॉयल का नियम पढ़ा है केमिस्ट्री में, स्कूल में ही पढ़ लिया होगा आपने, कि वो क्या कहता है कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज कांस्टेंट। इसका मतलब जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम प्रेशर घटेगा तो मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। अब यहां चूंकि वॉल्यूम बढ़ गया है तो ऑब्वियस ही बात है कि यहां प्रेशर, फेफड़ों में जो हवा का प्रेशर है वो कम हो जाएगा। जब कम प्रेशर होगा और बाहर ज्यादा प्रेशर, तो ऑब्वियस ही बात है कि हवा जो है ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर आएगी, मतलब फेफड़े में आएगी। फिर ये क्या होता है, डायफ्राम पुनः वापस चला जाता है अपनी जगह पे, और ये रिब्स पुनः अपनी वापस स्थान पे जाएंगे, तो यहाँ फिर वॉल्यूम कम हो जाएगा, फिर यहाँ प्रेशर जनरेट होगा जो हवा को बाहर करेगा। तो यही हमारे जो थोरेसिक कैविटी है ये फैलती है और सिकुड़ती है, इसी के जरिए वॉल्यूम बढ़ता है और घटता है, जिसके जरिए कि सांसोच्छ्वास या ब्रीदिंग की क्रिया होती है। ये नॉर्मल कंडीशन है कि देखिए ये प्लूरल कैविटी है, यानी कि फेफड़े की कैविटी, इससे बहुत सारी खूपिकाएं और सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं। ये एक प्रेशर आउटसाइड है फेफड़े के बाहर, और प्रेशर इनसाइड द प्लूरल कैविटी। अब यहां पर क्या होता है कि सबसे पहले सांस जब आती है तो क्या होता है, ये जो स्टर्नम है ये थोड़ा सा स्टर्नम और ये पूरा रिब्स के ऊपर उठेगा, जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, और ये जो डायफ्राम है नीचे आएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, और ठीक इसकी उल्टे क्रिया होगी, जो सारे रिब्स जो सारी पसलियां हैं ये सिकुड़ जाएगी अपने वापस कंडीशन पे, डायफ्राम वापस आ जाएगा, तो यहाँ का प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इंस्पिरेशन, यानी जो हवा, जो सांस जो हम अंतर्ग्रहण करते हैं, सांसों का अंतर्ग्रहण है और सांसों का बहिर्गमन है। तो अंतर्ग्रहण है, गमन है, और बहिर्गमन है हवाओं का। जो अंदर हवा जाती है उसको इनहेलेशन या इंस्पिरेशन कहते हैं, जो बाहर हवा जारी एक्सहेलेशन या एक्सपिरेशन कहेंगे। दिस इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो बेसिकली द वॉल्यूम चेंज इन द थोरेसिक कैविटी क्रिएट्स अ चेंजेज इन द प्रेशर, जैसा मैं आपको समझा रहा था। तो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी कैसे चेंज होती है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड रिब के, जो हम आपको बता चुके। चलिए इसको थोड़ा सा और हम समझते हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, इसको कहते हैं कंप्लायंस ऑफ लंग्स। और मैं ये बता दूं कि इंडिविजुअली द कंप्लायंस ऑफ द लंग वेरीज, मतलब द कंप्लायंस ऑफ लंग जो है वो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होता है। वो कैसे होता है कि जैसे एक आदमी है
जो दिन भर कहीं बैठा हुआ है, अपने दुकान पे बैठा हुआ है, धंधे पे बैठा हुआ है, या फिर उसकी लाइफ स्टाइल ऐसी है कि थोड़ी इजी लाइफ स्टाइल है, लेजी लाइफ स्टाइल है, वो ज्यादा मूवमेंट नहीं करता, एक्सरसाइज नहीं करता, वो क्या करता है, खाना खाता है, सो जाता है, बैठता है, काम करता है बैठे बैठे। दूसरी तरफ कोई ऐसा आदमी है जो एथलीट है, या फिर कोई ऐसा आदमी है जो रोज प्राणायाम कर रहा है जिससे कि उसके फेफड़े में हवा खूब जा रही है और आ रही है। तो जो प्राणायाम करने वाला है या जो एथलीट है, खिलाड़ी है, उसके क्या होगा कि हवा जब जाती है तो लंग्स के अंदर जो पूरी कैपेसिटी में लंग्स की जो कुपिकाएं होती है सब में हवा भरती है, और इसकी वजह से क्या होता है कि उसकी एक्सपेंडेबिलिटी भी लंग्स की ज्यादा होती है। और ऐसा व्यक्ति अगर कोई भारी काम मान लीजिए करने भी लग जाए, ठीक है, अगर ऐसा कोई व्यक्ति भारी काम करने भी लग जाए तो उसकी सांस तुरंत नहीं फूलेगी। लेकिन जो लेजी लाइफ स्टाइल वाला आदमी है, जो इजी लाइफ स्टाइल वाला आदमी है, उसके साथ क्या होगा कि वो 4 कदम चलेगा नहीं, एक बार सीढ़ी चढ़ी नहीं, एक फ्लोर सीढ़ी चढ़ा नहीं कि उसकी सांस फूलने लग जाएगी। तो ये कहलाता है कंप्लायंस ऑफ द लंग्स, कि किसका लंग्स जो है किस कैपेसिटी तक जो है वो ऑक्सीजन के डिमांड को फुलफिल कर सकता है। तो उसमें उसका इंडिकेटर ये तो एक्सपेंड कि लंग्स कितना फैल सकता है, इसकी एक्सपेंडिबिलिटी ऑफ जो लंग्स है, लंग्स के प्रसार का एक इंडिकेटर होता है। और लो कंप्लायंस में अगर लंग्स का कंप्लायंस लो है, जैसे कि जो व्यक्ति थोड़ा लेजी है, जिसके लंग्स में सारी कुपिकाएं खुली हुई नहीं रहती या काम नहीं कर रही होती, तो उसका आधी कुपिकाएं करीब करीब आधे बंद होने जैसी हो जाती है। जैसे आप किसी मकान में आप ताला लगा दो, क्या हो जाएंगे, कुछ दिन बाद दरवाजे उसके जाम हो जाएंगे, तालों में जंग लग जाएगा, फिर उसको खोलने की क्रिया कठिन है। उसी प्रकार से लंग्स में भी अगर कुपिकाएं यूज नहीं होती तो फिर उनको फिर एक्सपेंड कराना मुश्किल हो जाता है। और उस कंडीशन में क्या होगा कि उस व्यक्ति में आधा ही लंग्स काम कर रहा है, तो फिर क्या होगा कि वो जरा सा भी मेहनत करेगा उसकी सांस फूलेगी। मतलब ग्रेटर फोर्स वुड बी रिक्वायर्ड टू फुलफिल द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन। और हायर कंप्लायंस होगा तो वो लेस फोर्स, मतलब आदमी अगर जो एथलीट है वो किसी मैदान के 10 चक्कर दौड़ रहा है तो पहले 2 चक्कर में तो उसकी सांस भी नहीं फूलेगी, उसके बाद फूलनी शुरू होगी। तो ये हाई कंप्लायंस है। और ये सारी की सारी चीजें डिपेंड किस पे करती हैं, तो लंग्स के जो कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर है उस पर डिपेंड करती है। और ये न सिर्फ स्पीसीज वाइज बल्कि लाइफ स्टाइल के साथ साथ इंडिविजुअल वाइज भी वेरी करता है। जैसे मैंने बताया, उसमें जो सरफेक्टेंट है, म्यूकस है, या जो चीजें उसको फ्लेक्सिबल बनाती है लंग्स को, उस पर डिपेंड करती है। और थोरेसिक केस की मोबिलिटी इस पर भी डिपेंड करता है। ये सारी चीजें लंग्स कंप्लायंस कहलाती है। और ये वैसे तो स्पीसीज वाइज ज्यादा वेरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मनुष्यों में खास तौर से ये देखा गया कि लाइफ स्टाइल की वजह से कंप्लायंस ऑफ लंग्स अलग अलग होते हैं। अब देखिए वॉल्यूम चेंज कैसे हो रहा है। जैसे अभी मैंने बताया, दिस इज द प्लूरल कैविटी। ये क्या है, ये रिब केज की, ये देखिए हड्डियां दिख रही है, रिब्स की हड्डियां यहां दिख रही हैं आपको। ये रिब केज है, नीचे डायफ्राम है। तो जब सांस इंस्पिरेशन होता है तो क्या होगा, ये डायफ्राम पहले नीचे आएगा, है ना, डायफ्राम नीचे आएगा और ये एक्सपेंड करेगा। ये जो रिब केज है ये एक्सपेंड करेगा। इससे कि क्या होगा कि इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऑब्वियस ही बात है कि बॉयस लॉ के हिसाब से इसका प्रेशर बढ़ जाएगा। तो जब इनहिलेशन होता है, जब सांस को अंदर लेने की क्रिया होती है, तो क्या देख रहे हो आप, इंटरपल्मोनरी प्रेशर, यानी कि फेफड़े के अंदर जो हवा का प्रेशर है वो कितना है, वो एकदम डाउन चला गया। और फिर जब सांस छोड़ने की बारी आती है तो फिर रिब केज अपनी जगह पे चले गए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ का वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर ज्यादा हो गया। तो जो इंटरपल्मोनरी प्रेशर है, इनहेलेशन में उसका प्रेशर कम होता है, एक्सहेलेशन में ज्यादा होता है। और ये क्या है, इंट्राप्लूरल प्रेशर। इंट्राप्लूरल मतलब ये तो इंट्रापल्मोनरी था, फेफड़े के अंदर का, और इंट्राप्लूरल जो फेफड़े में जो प्लूरल मेम्ब्रेन होता है वहां का प्रेशर की बात। वहां भी क्या होता है कि इंस्पिरेशन के दौरान दबाव कम होता है, एक्सपिरेशन में हवा का दबाव बढ़ता है। और ये टाइडल वॉल्यूम है। टाइडल वॉल्यूम मतलब हवा का वो वॉल्यूम जो हमारी सांस के साथ अंदर जा रहा है और बाहर जा रहा है। मान लीजिए कि एक आदमी एक बार सांस ले रहा है तो मान लीजिए 2 लीटर हवा ले ली अंदर, और फिर सांस जब छोड़ रहा है तो 2 लीटर हवा बाहर आ रही है। तो ये जो 2 लीटर जो सांस छोड़ने और बाहर करने की जो क्रिया होगी इसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है।
और ये सारा का सारा mmHg पर है। mmHg आप जानते हो कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है 760 mmHg होता है। ये देखिए ये रिब केज है। इसमें देखिए कौन कौन से मसल्स हैं। पहली बात तो ये डायफ्राम है। डायफ्राम एक्चुअली ऐसे झिल्ली जैसी संरचना है यहाँ पर, ठीक है। तो पहली चीज डायफ्राम जो होता है वो रिब केज के वॉल्यूम को मेंटेन करने में काफी योगदान देता है। फिर कुछ मसल्स हैं। अब मसल्स कौन कौन से हैं, जैसे एक मसल है यहाँ पर, नाम है उसका स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स। दूसरा है स्कैलिन मसल, फिर पेक्टोरलिस माइनर है, फिर ट्रांसवर्सस थोरेसिक मसल है, सीरेटस एंटीरियर मसल है, और इधर देखिए इंटरकॉस्टल मसल्स है, और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स है और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स है। तो मेजर जो मसल्स हैं ये तो ये हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। उसके अलावा कुछ एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स है जो हम देख रहे हो आप। ये सारे के सारे जो होते हैं इनके मसल्स की जो एक्टिविटी है वो रेस्पिरेशन के साथ चेंज होती है। अब हम आगे देखें। सो देखिए ये क्रिया जो है इसमें क्या हो रहा है कि इंस्पिरेशन की क्रिया हो रही है। अब देखिए आप डायग्राम से आप देख सकते हो जो थोरेसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम देखो, इसका वॉल्यूम देखो और इसका वॉल्यूम देखो आप, है ना। ये ऑब्वियस ही बात है कि इसका वॉल्यूम कम है, इसका वॉल्यूम कम है और इसका वॉल्यूम ज्यादा है। मतलब द प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन इज गोइंग ऑन इन दिस पिक्चर एंड प्रोसेस ऑफ एक्सपिरेशन इज गोइंग ऑन इन दिस पिक्चर। इसमें देखिए इंस्पिरेशन के टाइम में, मतलब सांस के अंतर्गमन के समय, हवा के अंतर्गमन के समय क्या होता है कि कौन कौन से मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। पहला स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स, ये ऊपर जा रहे हैं, मतलब दे आर पुलिंग द रिब केज अपवर्ड एंड आउटवर्ड। ये ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ इसको पूरे रिब केज को खींच रहे हैं। स्कैलिन मसल है वो भी यही काम करता है। पेक्टोरलिस माइनर है, ये भी क्या करता है कि इसको ऊपर की तरफ पुल कर रहा है। सीरेटस एंटीरियर मसल है, ये क्या कर रहा है कि इन जो पसलियां हैं, पसलियों का जो हिंज है इसको ऊपर की तरफ पुल कर रहा है। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का मेजर योगदान होता है। मतलब ये सारे मसल्स, कितने मसल्स हो गए, 1 2 3 4 5 मसल्स हैं। और फिर ये नीचे डायफ्राम है, डायफ्राम नीचे की तरफ जा रहा है। ये जितने एरो हैं दीज एरोज आर शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द मसल मूवमेंट। ये हवा का मूवमेंट नहीं है, मसल मूवमेंट है। तो इसके जरिए आपने क्या देखा कि जो रिब केज का वॉल्यूम था ये बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ गया मतलब नाउ द एयर विल बी पुल्ड इनसाइड। हवा अंदर खींचेगी नाक के जरिए, हमारी श्वास के जरिए, है ना। फिर क्या हुआ कि जब हवा अंदर चली गई, फेफड़े में रही थोड़ी देर, उसके बाद क्या हुआ कि फेफड़े में जो कार्बन डाइऑक्साइड लेडन जो हवा थी, अब उसको नाउ दैट एयर हैज टू गो आउटसाइड, गो आउट, राइट। तो उसमें देखिए कौन कौन से मसल्स काम आ रहे हैं। द मसल्स विच एक्चुअली पुल्स बैक द थोरेसिक कैविटी और द रिब्स, दे आर ट्रांसवर्सस थोरेसिक मसल, नंबर 1। दूसरा इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स और रेक्टस एब्डोमिनालिस। ये क्या करता है, दीज 3 मसल्स एक्चुअली पुल्स द रिब केज बैकवर्ड, और डायफ्राम जो है दैट एक्चुअली रिवर्ट्स बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा कि जो रिब केज है दैट एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट्स, रिब केज का वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, दैट विल एक्चुअली पुश द एयर आउटसाइड ऑफ द बॉडी। देयर इज नो रिब मूवमेंट इन, ये डायग्राम देख रहे हो, ये हमारा आपको पता है स्कैपुला है, स्कैपुला नहीं क्या कहते हैं इसको यार, पेक्टोरल गर्ड का मसल्स है। फिर ये कॉलर बोन है ना। उसके बाद ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल है, डायफ्राम है। तो सबसे एयर पुल हो रहा है, क्या हो रहा है, रिब्स मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड, ठीक। रिब्स बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, डायफ्राम नीचे की तरफ मूव कर रहा है ना। और इसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ का जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया। फिर when the air flows out, what happens, the rib cage is limping back, reverting back to its original position, the contracted position, और फिर ये डायफ्राम भी अपने वापस जा रहा है। इससे क्या हुआ कि यहाँ का रिब केज का वॉल्यूम घट गया। ये हम समझा चुके हैं आपको, और इसमें कौन कौन से मसल्स रखते हैं पूरा मैकेनिज्म आपने समझ लिया, राइट। अब देखिए
कि जो इनहेलेशन की क्रिया वो हमेशा एक्टिव रहेगी, लेकिन एक्सहेलेशन कैन बी एक्टिव और पैसिव. लेट अस सी the muscle group that actually which are involved in the process of inhalation are diaphragm. The 70% of the normal air movement is regulated by the contraction of diaphragm. डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से 75% एयर का मूवमेंट होता है. फिर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, ये 25% नॉर्मल एयर के मूवमेंट को करता है. एंड द एक्सेसरी मसल विच आर रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन आर sternocleidomastoid muscles, serratus anterior, pectoralis minor and scalene muscles. You need to learn these names. ये आपको सारे नाम्स आपको याद करने पड़ेंगे जब आप अगर वेंटिलेशन एग्जाम में आ जाओ और उसमें पूछा जाए कि हाउ द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस, किस प्रकार से वेंटिलेशन की या श्वासोच्छ्वास की क्रिया होती है, उसको समझाने में आपको ये सारे मसल्स की गिनती बतानी पड़ेगी. राइट. फिर आगे देखें जो एक्सहेलेशन होता है, यानी कि सांसों का, हवा का जो बहिर्गमन होता है सांस के जरिए, उसमें इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं, ट्रैवर्सस थोरेसिक होता है और फिर एब्डोमिनल मसल्स होते हैं. ये एब्डोमिनल मसल्स जो होते हैं एब्डोमेन को कंप्रेस करते हैं ऊपर की तरफ, और ये जो दोनों मसल्स हैं इंटरनल इंटरकॉस्टल एंड ट्रांसवर्सस थोरेसिक, दे एक्चुअली डिप्रेसेस द रिब्स टू इट्स नॉर्मल पोजीशन. तो अब जो ब्रीदिंग की क्रिया है ये दो तरह की हो सकती है. पहली जो होती है क्वाइट ब्रीदिंग होती है. क्वाइट ब्रीदिंग मतलब हम बैठे हुए हैं, आपको पता नहीं चल रहा है कि आप सांस भी ले रहे हो. दैट इज द प्रोसेस ऑफ क्वाइट ब्रीदिंग. और आदमी जब मान लो प्राणायाम कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, कोई दौड़ रहा है, भाग रहा है, या कोई बहुत रिगरस कोई फिजिकल वर्क कर रहा है, उस समय जो ब्रीदिंग होती है, सांस को जो फूलने की कंडीशन होती है, दैट इज फोर्स ब्रीदिंग. तो आप देखिए जो क्वाइट ब्रीदिंग है दैट इज कॉल्ड एज यूपनिया, EUPNEA, यूपनिया. इसमें दो तरह का प्रोसेस होता है. एक तो डीप ब्रीदिंग होता है और दूसरा शैलो ब्रीदिंग. डीप ब्रीदिंग मतलब कभी कभी आप देखो बैठे बैठे भी आदमी जोर से सांस खींचता है. ये जो जोर से जब भी सांस खींचता है, आप सांस खींच के देखो, आप जैसे लेक्चर सुन रहे हैं, सांस एक बार खींच के आप देखिए, आपको लगेगा, यू विल फील दैट योर डायफ्राम इज गोइंग डाउन. नीचे जो आपके थोरेसिक कैविटी, जो वक्षीय गुहा है, जो उदरीय गुहा के बीच का जो एक फ्लैप है, वहां पर एक फ्लैप होता है, इसको डायफ्राम बोलते हैं, वो डायफ्राम नीचे जाएगा. ठीक है. तो जो डीप ब्रीदिंग है वो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कहलाती है. जो शैलो ब्रीदिंग है कि जब आप सांस ले रहे हो एंड नो वन इज नोटिसिंग, इवन यू आर नॉट नोटिसिंग दैट यू आर ब्रीदिंग, उस कंडीशन में जो शैलो ब्रीदिंग होती है उसको हम कोस्टल ब्रीदिंग कहते हैं, क्योंकि वहां जो रिब केज के जो मसल्स है वो मूव करते हैं, वो उनका इलास्टिक रिबाउंड होता है कि एक बार सांस लिया आपने, वो रिब केज ऊपर आया, और रिब केज अगर कुछ आप नहीं भी करो तो जो मसल्स का जो रिबाउंड होता है उसकी वजह से मसल्स, वो सारे रिब केज जो होते हैं वापिस चले जाते हैं. तो जब इनहेलेशन मसल्स रिलैक्स करते हैं तो क्या होता है कि मसल्स और लंग्स रिक्वाइल कर जाते हैं, अपनी सिकुड़ जाते हैं, और फिर ये अपने सारे एल्वियोलाई और लंग्स जो होते हैं ओरिजिनल पोजीशन पे चले. लेकिन जब मसल एक्सपेंड करता है तो क्या होता है, सारी कुपिकाएं खुल जाती हैं, अंदर जितने स्पेसेस लंग्स में होते हैं दे जस्ट ओपन्स अप. दूसरा होता है हाइपरएपनिया, या जिसको हम फोर्स ब्रीदिंग कहते हैं. इसमें एक्टिव इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है. ये एक्सेसरी मसल जो होते हैं, जो इंटरकॉस्टल मसल्स है वो तो रूटीन में भी काम करेगा और फोर्स ब्रीदिंग में भी काम करेंगे. चार जो एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स हमने आपको बताए थे अभी, है ना, वो सारे यहां पर काम आते हैं. अब हम देखते हैं कि रेस्पिरेटरी रेट्स और वॉल्यूम क्या होते हैं. कि अगर जो नंबर ऑफ ब्रीथ पर मिनट है, कि एक मिनट में आप कितनी बार सांस ले रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी रेट, नंबर वन. दूसरा कि द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट मूव्स थ्रू ईच ब्रेथ, हर सांस के साथ जितनी हवा मूव करती है, अंदर जा रही है और फिर बाहर आ रही है, उसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम. तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है व्हेन वी नीड टू मेजर द रेस्पिरेटरी रेट्स एंड वॉल्यूम्स. और अब आगे देखिए ये क्या है कि द अमाउंट ऑफ एयर दैट मूव्स पर मिनट इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम एंड इट इज कैलकुलेटेड बाय टाइडल वॉल्यूम. मतलब हर मिनट कितना हो रहा है, तो आप दो ही चीज इसमें काउंट होगी. पहली रेस्पिरेटरी रेट की पर मिनट आप कितनी बार सांस ले रहे हो, और दूसरा कि कितनी हवा मूव करती है हर सांस के साथ. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा the air moves per minute in the lungs and that goes inside the lung and then that goes outside the lung. ये जो मूवमेंट ऑफ एयर है इसको मेजर किया जा सकता है.
अब होता क्या है कि इस सारे प्रोसेस में हमारे लंग्स में कुछ एनाटॉमिक डेड स्पेस होते हैं, मतलब डेड स्पेस होते हैं कि आप चाहे जितनी भी जोर लगा लो अपने सारे जितने इंटरकॉस्टल मसल्स हैं या जो एक्सेसरी मसल है, जितना चाहे भी जोर लगा लो, लेकिन कुछ हवा का एक वॉल्यूम होता है जो रहता है। अब उस हवा के वॉल्यूम में एक तो होता है डेड स्पेस, है ना, एक बिल्कुल रेसिडुअल स्पेस होता है जहां की हवा तो मूव भी नहीं करती, और कुछ की हवा सर्कुलेट होती है लेकिन उस हवा को आप बाहर नहीं निकाल सकते, उसको अभी हम देखेंगे। तो जो एनाटॉमिकल डेड स्पेस है, इसको आपको पूरे जो लंग्स के वॉल्यूम में उसको आपको कम करना पड़ेगा। तो ओनली पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी माइन्यूट वॉल्यूम रीचेज द एल्वियोलर एक्सचेंज, मतलब जो पर मिनट जो रेस्पिरेशन का वॉल्यूम है वो उसमें लंग्स के एक पार्ट में ही पहुंचता है, बाकी कुछ ऐसा भी लंग्स का पार्ट है जो एनाटॉमिक डेड स्पेस कहलाता है, उसमें वो सिर्फ कंडक्टिंग पैसेजेस होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ब्रोंकस में जो एयर है, अब ब्रोंकस में एयर है तो ब्रोंकस में बिल्कुल वॉल्यूम का कंडीशन नहीं होगा, लेकिन ब्रोंकस में जो एयर है दे आर नो वेयर इन द रोल ऑफ एक्सचेंज ऑफ द ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, कि जो ब्रोंकस में नलिकाओं में या कुछ जो बीच के स्पेसेस हैं वहां पर जो एयर हैं वो लंग्स में गैस एक्सचेंज के काम नहीं आते, वो ऑक्सीजन की लोडिंग होती है, ब्लड में जो ऑक्सीजन की लोडिंग होती है उसमें काम नहीं आते। सो द एयर रीचिंग द एल्वियोलाई पर मिनट इज कैलकुलेटेड एज द टाइडल वॉल्यूम, टोटल हवा कितनी गई उसमें से आप एनाटॉमिक डेड स्पेस को माइनस कर लीजिए, जो स्पेस जैसे ब्रोंकस वगैरह का, और फिर उसको मल्टीप्लाई करें रेस्पिरेटरी रेट से, तो आपको एयर रीचिंग द एल्वियोलाई, कुपिकाओं में पहुंचने वाली हवा पर मिनट कितनी है ये इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड एल्वियोलाई कंटेन्स लेस ऑक्सीजन एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन द एटमॉस्फेरिक एयर, दैट्स व्हाई व्हाट हैपेंस the air that goes inside fills it up with the oxygen and carbon dioxide is relieved from there। तो ये एल्वियोलर वेंटिलेटर रेट है। चलिए इसको हम आगे की स्लाइड में और क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए ये वॉल्यूम इन सीसी है, 1000, 2000, 3000, 4000, 5, 6, मतलब ये 1 लीटर से लेकर के 6 लीटर तक का वॉल्यूम है, राइट। अब इसमें क्या होता है कि आप देखिए कुछ जो है ये रेसिडुअल वॉल्यूम है, ये तो उन्हीं ब्रोंकस में रहेंगे या फिर वो कोशिकाएं जो किसी व्यक्ति में अब यूज ज्यादा हो नहीं रही हैं और वो जाम हो गया है लंग्स का पार्ट जहां पर कि अब एयर का वेंटिलेशन ज्यादा हो नहीं रहा, या फिर ब्रोंकस वगैरह में, तो ये तो रेसिडुअल वॉल्यूम है। ये रेसिडुअल वॉल्यूम जो है ये डेड स्पेस ही मानिए इसको आप। और दूसरा एक एक्सपिरेटरी रिजर्व है। एक्सपिरेटरी रिजर्व मतलब कि ये तब काम आता है जब फोर्स ब्रीदिंग होती है, उसी प्रकार से एक इंस्पिरेटरी रिजर्व है तब काम आता है जब फोर्स ब्रीदिंग होती है। जैसे नॉर्मल ब्रीदिंग जो होती है, यूपनिया जिसको हमने कहा था, उसमें क्या हो रहा है कि करीब 500 ml हवा, ये 2500 से लेकर के 3000 ml के बीच के वॉल्यूम में सिर्फ 500 ml की हवा का मूवमेंट हो रहा है। देखिए आप 2500 से 3000 ml के बीच में, मतलब 2000 ml तो लंग्स में हवा रहनी चाहिए, उससे कम नहीं हो सकती, राइट। तो 2500 तक रहनी चाहिए। तो 2500 से 3000 जो एयर का वॉल्यूम चेंज होता है, ये देखिए ये नॉर्मल ब्रीदिंग है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ नॉर्मल ब्रीदिंग, कि 500 ml हवा ही जा रही है और 500 ml हवा बाहर आ रही है, राइट। तो ये है टाइडल वॉल्यूम, जो रेगुलर वे में एपनिया के कंडीशन में ये इतनी हवा एक्सचेंज हो रही है। फिर क्या होता है, जब सांस जोर से लिया किसी ने, तो फिर क्या हुआ कि जो इंस्पिरेटरी रिजर्व है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3000 ml या 3 लीटर के आसपास हवा है, उतनी हवा अंदर तक गई। ये दिस इज द ब्रीदिंग पैटर्न ऑफ अ नॉर्मल पर्सन। फिर जब फोर्स ब्रीदिंग होगी तो फिर एक्सपिरेटरी रिजर्व होता है, ये भी काम आता है। मतलब यहाँ का जो रिजर्व वॉल्यूम है, यहाँ जो हवा का रिजर्व वॉल्यूम है, ये भी हम सांस के गैस के एक्सचेंज की प्रक्रिया में शामिल हो जाता है। फोर्स ब्रीदिंग होती है, मतलब ज्यादा हवा अंदर जा रही है और ज्यादा हवा बाहर भी आ रही है, ठीक है। तो ये एक्सपिरेटरी और इंस्पिरेटरी रिजर्व ये जो है ये इसमें शामिल हो जाता है। टाइडल वॉल्यूम जो है नॉर्मल जो हवा जाती है, क्या कहते हैं, नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग है, जो चुपचाप आदमी सांस ले रहा है पता नहीं चल रहा, उसमें जो हवा जा रही आ रही है वो टाइडल वॉल्यूम है, ठीक है। जब फोर्स वॉल्यूम है तो उसमें वो जो फोर्स ब्रीदिंग है तो क्या होगा, एक्सपिरेटरी रिजर्व और इंस्पिरेटरी रिजर्व ये दोनों शामिल हो जाएंगे। एंड द
टोटल सम ऑफ द इंस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम, ये तीनों का अगर हम सम कर देंगे दैट वुड बी कॉल्ड एज वाइटल कैपेसिटी, एंड दिस वाइटल कैपेसिटी वेरीज पर्सन टू पर्सन। अब जैसे इसी आदमी में आप देख लीजिए, एक दूसरा एक एग्जांपल दिया, द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम एम्फाइसेमा, मतलब उसके लंग्स में या तो कोई ब्रोंकाइटिस हो गया है या कोई लंग्स का कुछ पार्ट जो होता है वो काम नहीं आ रहा है, या कोई लंग्स के किसी पार्ट में इंफेक्शन हो गया जिसकी वजह से दैट इज नॉट टेकिंग प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो इस प्रकार के जो पेशेंट होते हैं या पर्सन जिसमें ऐसे लोगों में क्या देख रहे हैं आप कि उसमें उनका इंस्पिरेटरी रिजर्व भी कम हो गया और एक्सपिरेटरी रिजर्व भी कम हो गया। ठीक है, अब इसी को यहां समझाया गया है कि दिस इज द टाइडल वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली 500 ml, दिस इज एक्सपिरेटरी रिजर्व एंड दिस इज इंस्पिरेटरी रिजर्व, जो हम आपको समझा चुके हैं। और जो यहां से लेकर के यहां तक का जो टोटल होता है दैट इज कॉल्ड एज टोटल लंग कैपेसिटी, एंड द इंस्पिरेटरी रिजर्व, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब भी किसी आदमी का जो है उसकी लंग फंक्शन टेस्ट किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, जो फेफड़े के जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो डॉक्टर क्या करते हैं, लंग्स फंक्शन टेस्ट करते हैं, या ट्रेडमिल पे आदमी को दौड़ाते हैं, भगाते हैं, और या किसी और तरीके से उसकी जब जांच करते हैं तो दिस मेजर ऑफ वाइटल कैपेसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो उसमें देखिए वाइटल कैपेसिटी में क्या हो गया, IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व। मेल में ये 3300 है, 500 है और 1000 है, मतलब अप्रोक्सीमेटली आप लगा लो 4800 के आसपास, राइट। और जो रेसिडुअल वॉल्यूम है ये 1200 है। टोटल जो वॉल्यूम हुआ 6 लीटर के आसपास हो गया, राइट। फीमेल में जो इंस्पिरेटरी रिजर्व है ये भी कम है, टाइडल वॉल्यूम बराबर है, और एक्सपिरेटरी रिजर्व है ये भी कम है। तो मतलब देखा जाए तो जो वाइटल कैपेसिटी फीमेल की मेल की तुलना में कम होती है, रेसिडुअल वॉल्यूम भी कम है, एंड इवन द टोटल लंग कैपेसिटी इज ऑल्सो लेस देन द मेल। फीमेल में मेल की तुलना में सारी चीजें कम होती हैं एक्सेप्ट फॉर द टाइडल वॉल्यूम मेल और फीमेल दोनों के केस में 500 ml ही रहेगा, यानी आधा लीटर रहेगा। सो द टोटल लंग वॉल्यूम इज डिवाइडेड सीरीज ऑफ वॉल्यूम और कैपेसिटी, एंड दैट इज यूजफुल इन द डायग्नोसिस ऑफ द पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। उसमें आप देखिए पल्मोनरी वॉल्यूम क्या हुआ, रेस्टिंग टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिजर्व, फिर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया, फिर रेसिडुअल वॉल्यूम हो गया, फिर इंस्पिरेटरी रिजर्व हो गया। ये सारा हम डिस्कस कर चुके पिछले वाले ग्राफ में, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आपको लंग कैपेसिटी या वाइटल कैपेसिटी पे कोई नोट आ सकता है, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। सो यू डू नीड टू लर्न एंड मेमोराइज दिस थिंग। वो ग्राफ तो आपको याद रहना चाहिए, राइट। ये देखिए, तो अब फिर से उसको हम एक्चुअली क्या करते हैं, फिर से इसको हम रिवाइज करते हैं, ठीक है। जो अभी हमने पढ़ा, वी आर गोइंग टू रिवाइज अगेन। इसमें क्या है कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या हुई, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मतलब कितनी सांस अंदर ले सकता है। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी इज एक्सपिरेटरी वॉल्यूम रिजर्व एंड रेसिडुअल वॉल्यूम, ये रेसिडुअल कैपेसिटी इतनी हुई। वाइटल कैपेसिटी इज एक्सपिरेटरी रिजर्व, टाइडल वॉल्यूम, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये और टोटल लंग कैपेसिटी इज वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। द गैस एक्सचेंज, द प्रोसेस ऑफ द गैस एक्सचेंज, the partial pressure of the gases and diffusion of the molecules of the gas and liquid, actually that plays very important role. So इसके साथ हमने ये ब्रीदिंग या वेंटिलेशन वाला पार्ट खत्म कर लिया, और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।